वेलकम इन दिस लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक परमाणुक आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन को ज्ञात करना और संवितरण फलन की सहायता से उसकी माध्य ऊर्जा को ज्ञात करना। देखिए, इससे पूर्व कक्षाओं में हमने संवितरण फलन को पढ़ा, लेकिन आज की कक्षा में हम संवितरण फलन को उपयोग में लेंगे किसके लिए? किसी आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। चूंकि तथ्यात्मक सिद्धांत से हम आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा का व्यंजक पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं। हमने सांख्यिकी का पार्ट पढ़ा है। अगर सांख्यिकी ऊष्मागतिकी का यह पार्ट किसी एक परमाणुक आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा को संवितरण फलन के द्वारा ज्ञात करने पर वही आए जो कि हमने पहले गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत से पढ़ा है, तो हम ये कहेंगे कि सांख्यिकी ऊष्मागतिकी की उपयोगिता है। आज हम सांख्यिकी ऊष्मागतिकी जो पीछे का हमने जो परिकल्पनाएं या जो भी प्रोसेस पढ़ी है उसको हम एक तरह से उसका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन आज हम करेंगे। तो एक परमाणुक आदर्श गैस से आप समझ रहे हैं कि गैस में जो परमाणु होंगे वह एक दूसरे की स्थिति या ये कहें कि एक दूसरे की प्रतिकर्षण और आकर्षण से क्या रहेंगे? मुक्त रहेंगे। तो इन गैसों के पास में इन गैस के परमाणुओं के पास में जो भी ऊर्जा होगी वह सारी की सारी ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। यानी यहाँ जो माध्य ऊर्जा की बात करेंगे तो वो सारा अपने आप माध्य गतिज ऊर्जा के रूप में पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ स्थितिज ऊर्जा इन गैस के परमाणुओं के मध्य नहीं होगी। किसी एक परमाणुक आदर्श गैस का जो आयतन है वो मान लीजिए V है। अब इस V आयतन में क्या है कि सभी मानों के ऊर्जा के या दूसरे शब्दों में कहें संवेगों के मानों के कण क्या है? इसमें गतिमान है। तो हम अगर इसमें से एक आयतन अल्पांश का चयन करना चाहें तो चूंकि हम अगर स्थिति लेते तो वह होता भौतिक आकार, हम स्थिति और संवेग दोनों निर्देशांक काम में ले रहे हैं तो यहाँ हम इसको परिभाषित करेंगे कला आकाश से। तो कला आकाश का जो न्यूनतम आयतन होता है दैट इज dx, dy, dz, dpx, dpy और dpz कला आकाश के एक आयतन अवयव का मान होता है। ठीक है। अब इस आयतन अवयव में हम उन कणों की बात करेंगे जिनका संवेग p व p प्लस dp परास के मध्य है। तो चूंकि देखो कि संवेग की परास हमने डिफाइन की है, स्थिति की परास डिफाइन नहीं की, इसलिए हम क्या करेंगे कि वह P व P प्लस dP के मध्य संवेग वाला कण पूरे आकाश में कहीं भी हो सकता है, इसलिए हम स्थिति आकाश का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो स्थिति आकाश के समाकलन से हमें इसका भौतिक आयतन भी मिल जाएगा। ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए कि अगर संवेग आकाश की बात करें तो संवेग आकाश में हमने परास को P व P प्लस dP में बताया, जबकि ये संवेग के क्या है? घटक है। तो हम एक बार इस समाकलन को अलग से समझते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dpx, dpy एंड dpz क्या कहेगा? यह समाकलन उस आयतन को बताता है जिसमें 0 से लेकर P परास तक के कण हैं। तो देखिए, उस भौतिक आयतन को नहीं है, ये एक संवेग आयतन को निरूपित करता है। तो क्योंकि ये एक गोले के आयतन को निरूपित कर रहा है जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? P। तो यहाँ पर इस आयतन का मान हो गया 4/3 पाई p3। अब देखिए, हमें इस आयतन में से उस अवयव का चयन करना है जहां संवेग क्या है? P व P प्लस dP के मध्य। तो हम इसका क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखिए आप 4/3 पाई कांस्टेंट और p क्यूब का हो गया 3p² dP, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 4πp² dP। तो देखिए, यहाँ हमें जो आयतन अवयव चाहिए वो आयतन अवयव ये रहा। इसमें वो कण है जिनका संवेग P व P प्लस dP के मध्य है। तो ये आ गया 4πp² dP।
ठीक है, देखिए इस आयतन अवयव का हमने चयन किया है संपूर्ण कला आकाश में से। अब इसमें कितनी अवस्थाएं संभव हो सकती है वो कैसे ज्ञात करें? तो इस आयतन में संभव अवस्थाएं ज्ञात करने का तरीका क्या है कि आयतन अवयव डिवाइडेड बाय न्यूनतम आयतन आप कितना चूज कर सकते हो। तो न्यूनतम आयतन हम जानते हैं कि एक न्यूनतम आयतन dx dpx का जो मल्टीपल है वह किसके इक्वल होता है? स्थिरांक नियतांक h के। तो ऐसे ही यहाँ कितने घटक हो जाएंगे? 6। तो इनसे छोटा अवयव का हम चयन नहीं कर सकते। तो एक न्यूनतम कितना हो गया? h3। ये आ गई इस p व p प्लस dp परास की जो कोष्ठिका है उसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, जिसको हम पूर्व में ओमेगा से निरूपित कर चुके हैं, या फिर इसका दूसरे रूप में हम इसको Gp dp से भी निरूपित करते हैं। आगे अगर यह हमें किसके रूप में प्राप्त हुआ है? मान संवेग के रूप में। अगर मैं इसी को ऊर्जा परास E व E प्लस dE परास के मध्य, ठीक है, अवस्थाओं की संख्या के रूप में लिखना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, जो डेरिवेटिव्स है उनको E में कन्वर्ट कर दो, P को E में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो भी कण की ऊर्जा है वो सारी की सारी क्या है? गतिज ऊर्जा के रूप में है। तो इसलिए हम P और गतिज ऊर्जा का रिलेशन काम में ले सकते हैं, दैट इज P इक्वल टू √2mE। ठीक है, देन dP इज इक्वल टू √2m कांस्टेंट और √E का अवकलन हो गया 1/2 e⁻⁻½ एंड d। ठीक है, तो ये p स्क्वायर का मान और dp का मान हम क्या करते हैं? यहाँ पुट करते हैं। तो यह जो संवेग अंतराल है यह किसके रूप में परिभाषित हो जाएगा? ऊर्जा परास के रूप में। तो E व E प्लस D परास के मध्य अवस्थाओं की संख्या को हम निरूपित करेंगे GE DE से, एंड दैट इज इक्वल टू, पुट करिए वैल्यू, V 4 पाई कांस्टेंट and P square is 2me and dP is √2m e⁻⁻½ dE divided by h³ into 2। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। और अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें तो GE DE क्या लिखा जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल एंड √2m एंड 2m दैट इज इक्वल टू m पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2πv अपॉन h³ एंड 2m की घात 3/2 और e की घात 1-½ दैट मीन e⁻½ dE। ये आ गई E व E प्लस DE परास में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, जो कि हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। आज हमने इसका एक दूसरा मेथड पढ़ा। अब हम बात करते हैं संवितरण फलन की। तो देखिए, संवितरण फलन जिसे हम z से निरूपित करते हैं, पीछे की क्लास में हमने देखा कि संवितरण फलन इज इक्वल टू समेशन ऑफ e⁻⁻⁻ बीटा EI। ठीक है, जहां बीटा इज इक्वल टू, बीटा फलन किसके इक्वल है? KT के। K बोल्ट्जमान नियतांक, T है ताप। हम इसे चाहें तो बीटा की जगह 1/KT भी यूज में ले सकते हैं। चलिए, वो लास्ट में लिख देंगे हम उसमें। नेक्स्ट, या देखिए, संवितरण फलन जो है वो EI ऊर्जा, समझिएगा, EI ऊर्जा IV कोष्ठिका में ऊर्जा है। तो IV कोष्ठिका में जो ऊर्जा है उसके लिए संवितरण फलन इस प्रकार परिभाषित हो रहा है।
अगर हम यहाँ इस समेशन को, चूंकि यहाँ ऊर्जा परास देखिए, ऊर्जा परास यहाँ क्या है, सतत है, ठीक है, समाकलन के रूप में वह बदला जा सकता है। अगर ऊर्जा परास सतत है तो यह योग किस में बदला जा सकता है, समाकलन में। तो देखिए ई आई ऊर्जा वाली क्या एक ही अवस्था है क्या, नहीं, ई आई ऊर्जा वाली कितनी अवस्था है, जी ई डी ई, जिसको मैं ओमेगा से भी लिख सकता हूं। तो यहाँ संवितरण फलन जो है दैट इज इक्वल टू, अगर इस समेशन को करना है कन्वर्ट किसमें, इंटीग्रेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। देखिए ओमेगा जो है वो क्या है, ई आई ऊर्जा वाली कुल अवस्थाओं की संख्या, क्योंकि ये एक अकेली अवस्था नहीं है, ऐसी कितनी अवस्थाएं हैं, जी डी है, इसलिए अवस्थाओं का जब योग करेंगे तो ये तो गुणा में आएगा ही आएगा। तो इसलिए z इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू में जी ई डी यहाँ पुट कीजिए एंड दैट इज इंटीग्रेशन। अच्छा, कण की जो ऊर्जा है यहाँ पर्टिकुलर कण की ऊर्जा, जब हम समय इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसकी परास बतानी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कण न्यूनतम शून्य ऊर्जा से अधिक मानों के हो सकते हैं, तो अधिक मान हमने अधिकतम कितना ले लिया, अनंत, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख दिया, 2 पाई वी अपॉन एच क्यूब 2m 3/2 एंड इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट वैल्यू e टू द पावर 1/2 एंड e टू द पावर माइनस बीटा ई डी। ये आ गया संवितरण फलन का मान। अब यहाँ पर देखिए ये जो समाकलन है, ये समाकलन क्या है, एक निश्चित समाकलन है। तो इस निश्चित समाकलन का मान हमें निश्चित समाकलन की सारणी से देख सकते हैं, एंड e टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस e अपॉन के टी डी, सिंस बीटा को हम जानते हैं क्या है, 1/kt है, तो यहाँ हम इसको kt लिख सकते हैं। तो इसका जो मान है वो होता है √π/2 और e के अपॉन में जो है उनकी घात 3/2। ये निश्चित समाकलन का मान है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करें तो पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू, बोले क्या है, 2 पाई वी अपॉन एच क्यूब 2m की घात 3/2 और √π/2 और kt की घात 3/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सरल करके लिख लें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और ये वैल्यू आ गई अपने पास में v अपॉन एच क्यूब, और देखिए यहाँ पाई और √π मीन्स पाई की घात 3/2, तो 2 पाई m और kt की घात, इन सब की घात कितनी आ गई, 3/2, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में संवितरण फलन z की, किसके लिए, एक परमाणुविक आदर्श गैस के लिए। अब इस संवितरण फलन से हम माध्य ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो एक परमाणुविक आदर्श गैस के लिए हमने अवस्थाओं का योग अर्थात संवितरण फलन z ज्ञात कर लिया। अब हम संवितरण फलन से माध्य ऊर्जा को ज्ञात करेंगे, लेकिन इस संवितरण फलन और माध्य ऊर्जा में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संबंध बताना पड़ेगा। तो यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक हम काम में पढ़ लेते हैं, z व ई बार माध्य ऊर्जा में संबंध, क्योंकि इसी का ही हम काम में लेके ई बार की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो z और ई बार में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए माध्य ऊर्जा जो है वो सांख्यिकी में हम ज्ञात कैसे करेंगे। सांख्यिकी में माध्य ऊर्जा को ज्ञात करने का तरीका ये है कि किसी प्रातल का मान ज्ञात करना। तो किसी प्रातल के मान को ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, समेशन
उस प्राचल का मान IV कोष्ठिका में और उसके लिए उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता PI। तो माध्य ऊर्जा का ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। मैम देखिए यहाँ PI है वो IV अवस्था की क्या है, प्रायिकता है। तो प्रायिकता जो IV अवस्था की है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होती है, e⁻ बीटा EI अपॉन समेशन e⁻ बीटा EI। बीटा इज इक्वल टू 1/kT। ठीक है, तो ऊष्मागतिक प्रायिकता का ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए समेशन ऑफ इंटीग्रेशन बीटा EI, ये क्वांटिटी हम जानते हैं क्या है, Z। तो हम इसको Z के रूप में लिख देंगे नीचे वाले पार्ट को, समेशन e⁻ बीटा EI को। तो और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो माध्य ऊर्जा E बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन EI e⁻ बीटा EI अपॉन Z। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो राशि है इसको आप एक बार अलग से लिखिए, e⁻ बीटा EI। e⁻ बीटा EI का जो समेशन है इस पार्ट को आप एक बार अलग लिखिए। इस का आप लीजिए अवकलज डेल अपॉन डेल बीटा। क्या आएगा इसका अवकलज, समेशन क्या आ जाएगा, e⁻ बीटा EI का अवकलन हो जाएगा बीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस EI कांस्टेंट और e⁻ बीटा EI आ जाएगा। इस क्वांटिटी का जो माइनस है वो इधर भेज देते हैं। तो देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है वह क्या लिखा जा सकता है, दिस इज डेरिवेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू बीटा एंड का माइनस। तो E बार इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये देखिए 1/Z अलग लिख लिया और ये आ गया माइनस डेल अपॉन डेल बीटा, और किसका, ये देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ बीटा EI, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ बीटा क्या है, Z। तो ये आ गया Z। ठीक है, नाउ बीटा इज इक्वल टू 1/kT। देन आप यहाँ से डेल बीटा अपॉन डेल टी फाइंड कीजिए। तो डेल बीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू हो जाएगा -1/kT² और डेल टी। डेल टी तो हमने इधर लिख लिया। हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, बीटा के रेस्पेक्ट में। तो हम डेल Z बाई डेल बीटा को हम लिखते हैं डेल Z बाई डेल टी एंड डेल टी बाई डेल बीटा। तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर इसको इस पर रिप्लेस करें तो यहाँ आ जाएगा डेल Z बाई डेल टी, और डेल टी बाई डेल बीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं। देन E बार इज इक्वल टू -1/Z क्या आ जाएगा, डेल Z बाई डेल टी, और डेल टी बाई डेल बीटा यानी इसका रिवर्स, तो -kT² यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस एंड kT²। देन व्हाट इज E बार, E बार इज इक्वल टू kT² डेल Z बाई डेल टी, और ये 1/Z। अब देखिए आप ये 1/Z है, अगर इस 1/Z को भी मैं यहाँ से प्रतिस्थापित करूं तो यहाँ मैं डेल में क्या लिख सकता हूँ, log Z। ठीक है, यहाँ डेल में क्या लिख सकता हूँ मैं, log Z। क्यों, log Z का डेरिवेशन कीजिए, 1/Z यहाँ आ जाएगा, डेल Z बाई डेल टी यहाँ रह जाएगा। तो इस प्रकार हम माध्य ऊर्जा E बार को संवितरण फलन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में माध्य ऊर्जा का फार्मूला आ गया, तो हम इस फार्मूले से माध्य ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। एक परमाणु आदर्श केस के लिए हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, kT²
डेल अपॉन डेल टी लॉग ऑफ जेड, ये रहा जेड का मान। तो माध्य ऊर्जा, ये देखिए यहाँ ये माध्य ऊर्जा किसकी आई है, एक कण की। अब अगर हमारे पास में कणों की संख्या n है तो यहाँ फार्मूले में क्या आ जाएगा, n k t स्क्वायर डेल बाई डेल टी लॉग ऑफ z, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये कहे कि गैस की मात्रा कितनी है, 1 मोल, तो 1 मोल गैस के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, अवगाद्रो संख्या Na के बराबर, ऐसे डिफाइन कर देंगे। और नाउ n के इज इक्वल टू क्या होता है, गैस नियतांक r, तो ये हो गया आर टी स्क्वायर, और यहाँ डेल बाई डेल टी, और किसका मान लिखना है हमें, लॉग ऑफ z का। तो लॉग ऑफ z हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, क्या हुआ बताओ, लॉग ऑफ z, लॉग ऑफ z इज इक्वल टू इन सब का लॉग, तो ये हो गया लॉग v अपॉन एच क्यूब, इस पद को उससे अलग कर दीजिए, और ये हो गया 3/2 log 2 पाई m k और प्लस 3/2 log t। देखिए हमने इस जो गुणन है इसको हमने 3 पदों में लिख दिया, पहला, फिर दूसरे का लॉग करेंगे तो 3/2 मल्टीपल में आ गया, और फिर तीसरी राशि का लॉग करेंगे, तीसरे में हमने क्या किया, t की घात 3/2 को अलग ले लिया, तो 3/2 यहाँ क्या रह गया, log t। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, log v अपॉन एच क्यूब प्लस 3/2 log 2m 2 पाई m k और प्लस 3/2 log t। देखिए log t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो चूंकि गैस का जो आयतन है वो हमने प्रारंभ में क्या मान लिया, सीमित मान लिया, तो इसका मतलब गैस का आयतन क्या है, नियत, और h का चयन है वो भी क्या है, स्थिरांक नियतांक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट राशि, तो इसका अवकलन क्या हो गया, 0। 2 पाई m के, इसमें सब कांस्टेंट है, m प्रत्येक कण का द्रव्यमान वो भी नियत है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ही नियत, इसलिए इसका भी अवकलन क्या आ गया, 0। सिर्फ अवकलन किसका होगा, 3/2 log t का, तो यहाँ E बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 मोल गैस के लिए आर टी स्क्वायर 3/2 कांस्टेंट, और log t का अवकलन हो गया 1/t, एक t से एक t कैंसिल, और 1 मोल गैस की माध्य ऊर्जा आ गई एक परमाणुक 3/2 RT। देखिए गैसों का जो प्रत्यात्मक सिद्धांत है उससे भी 1 मोल गैस की माध्य ऊर्जा 3/2 RT आती है, और हमने जो नई सांख्यिकी विधि पढ़ी है ऊष्मागतिकी के लिए, उस प्रोसेस से, यानी वहां पर हमने एक राशि संवितरण फलन को डिफाइन किया, उस संवितरण फलन से भी हम क्या कर सकते हैं, गैस की एक परमाणुक आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा ज्ञात करते हैं, जो कि कितनी आई है, 3/2 RT आई है। इस प्रकार देखो अन्य जो चर हैं ऊष्मागतिक चर, चाहे वो दाब हो, ठीक है, एंथैल्पी हो, गिब्स मुक्त ऊर्जा हो आदि, इन सभी को भी हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन फंक्शन संवितरण फलन z के रूप में सूत्र स्थापित करके ज्ञात कर सकते हैं। पूर्व में हम एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता के मध्य संबंध स्थापित कर चुके हैं, और जो कि हम जानते हैं दैट इज S इज इक्वल टू k log ऑफ ओमेगा है। यहाँ हम एंट्रोपी और संवितरण फलन z के मध्य सूत्र स्थापित करेंगे। एंट्रोपी S व वितरण फलन z में संबंध। संवितरण फलन को हम अवस्थाओं का योग कहते हैं। कौन सी अवस्था, देखिए संवितरण फलन z इज इक्वल टू समेशन e टू द पावर माइनस बीटा EI, मैं 1/kT को बीटा ही लिख सकूँ। यहाँ देखिए z जो है वो ऐसी
प्रत्येक कोशिका जिसमें ऊर्जा कितनी है E, उसके लिए e⁻ बीटा EI जो पद है उन सब का क्या होगा, योग होगा। अब देखिए एक कोशिका में कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं संभव हो सकती है। हम जानते हैं कि एक कोशिका में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या है, ओमेगा होती है, और जिसको मैं एक बार ओमेगा EI से लिख देता हूँ। तो जब हम संवितरण फलन Z को एक्सप्लेन करेंगे, देन यहाँ पर देखिए उस प्रत्येक कोशिका में जिसमें ऊर्जा कितनी है EI है, उसमें सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी है, ओमेगा EI है। तो इसलिए संवितरण फलन Z के रूप में ये क्या लिखा जाएगा, ओमेगा EI e⁻ बीटा EI का योग। यानी हम एक ही ऐसी अवस्था नहीं है, ऐसी EI ऊर्जा वाली सूक्ष्म अवस्थाएं ओमेगा है, इसलिए ये इनके साथ आएगा। तो प्रत्येक के लिए इन सब का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक कोशिका जिसमें कणों की ऊर्जा E व E प्लस डी परास में, यानी कि मान लो इनके बीच का एक मध्य मान को मैं EI मान लेता हूँ। तो EI ऊर्जा वाली सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा I का मान अधिकतम है जब ऊर्जा क्या है, EI है। ध्यान दीजिए, अगर इसके लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, किसके रेस्पेक्ट में, EI ओमेगा I और E के साथ में, तो आप देखेंगे कि EI ओमेगा I का मान मैक्सिमम होगा कहाँ, जहां ऊर्जा किसके बराबर है, E बराबर है EI उस कोशिका के लिए। अन्य के लिए क्या हो जाएगी, अन्य ऊर्जा के मानों के लिए वो सूक्ष्म अवस्था क्या हो जाएगी, शून्य। तो हमें ये जो इनके बीच में ग्राफ है, ये E बराबर EI पर एक तीक्ष्णतम मान लिए मिलेगा, इसके अतिरिक्त इसका मान क्या होगा, शून्य। समझाइएगा। तो ऐसे प्रत्येक EI ओमेगा I का जो मल्टीपल है, आई बात समझ में, वो अन्य जगहों पर क्या होगा, शून्य होगा। तो यानी इस इंटीग्रेशन इस समेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ओमेगा e⁻ बीटा E से। ठीक है, तो यहाँ इसको लॉग लीजिए, log ऑफ Z इज इक्वल टू log ऑफ ओमेगा माइनस बीटा E। ठीक है, यहाँ हम इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर्टिकुलर EI ऊर्जा न लेके यहाँ ऊर्जा E को ये निरूपित करेगा, यानी हमने प्रत्येक कोशिका की बात कर ली, इसलिए ये यहाँ पर ये जो ऊर्जा E होगी ये औसत ऊर्जा को निरूपित करेगी। आप इस E को E बार से रिप्लेस कर सकते हैं। तो व्हाट इज log ऑफ ओमेगा, तो log ऑफ ओमेगा इज log ऑफ Z प्लस बीटा E, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दे K से, देन K log ऑफ Z एंड K बीटा E। व्हाट इज K log ऑफ ओमेगा, K log ऑफ ओमेगा इज S एंट्रोपी, एंड दिस इज इक्वल टू K log ऑफ Z और प्लस K बीटा E। E का मान हम पिछले टॉपिक में ज्ञात कर चुके हैं, वो E का मान हम यहाँ लिख देंगे। तो ये आ जाएगी एंट्रोपी का मान किसके रूप में, पार्टीशन फंक्शन के रूप में और माध्य ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो हमने आज पार्टीशन फंक्शन को प्रैक्टिकली कैसे रिलेट कर सकते हैं ऊष्मागतिकी में, वो आज हमने देखा।